हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। ध्रुवी अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर बोली, मैं बाद में बात करती हूँ। इतना कहकर ध्रुवी जाने लगती है, जिस पर सुधांशु उसके बाजू को कसकर पकड़ उसे अपने करीब खींच कर कहता है, मेरे सवालों का जवाब दो, उसके बाद मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। ध्रुवी अपने हाथ को छुड़ाते हुए बोली, तुम बदतमीजी कर रहे हो सिद्ध। सुधांशु ध्रुवी को छोड़कर 2 कदम पीछे होकर बोला, ठीक है, मैं कोई बदतमीजी नहीं करता। तो बताओ, नित्या मित्तल की वकालत करने क्यों आई हो? क्योंकि वो तुम्हें पसंद करती है, ध्रुवी ने सुधांशु को घूरते हुए कहा। सुधांशु अपनी आंखें छोटी करके बोला, और तुम मेरी क्या लगती हो जो तुम मुझे समझाने आई हो कि कौन मेरे लिए सही है और कौन नहीं? ध्रुवी हल्का मुस्कुराकर बोली, शायद मैं तुम्हारे शुभ चिंतक हूँ। सुधांशु बुरी तरीके से ध्रुवी को घूरते हुए बोला, 2 वक्त तुमसे प्यार से बात क्या कर लिया, तुम्हें लगता है कि तुम सुधांशु अवस्थी को एडवाइस दोगे? बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं, तुम मुझसे कोई भी काम जबरदस्ती नहीं करवा सकता। ध्रुवी कुछ कहती उससे पहले ही कमरे का दरवाजा खुलता और नित्या अपनी आंखों में नमी लिए दरवाजे पर खड़ी हुई थी। ध्रुवी नित्या को वहां देखकर खुद को शांत कर नित्या से बोली, नित्या ध्रुवी की बात को बीच में काटने के लिए उसे हाथ दिखाकर शांत करवा देती है, तो ध्रुवी चुप हो जाती है। नित्या अपनी आंखों में नमी लिए सुधांशु के सामने आकर बोली, तुम मुझे इसलिए रिजेक्ट कर रही हो ना सिद्धू, क्योंकि मीरा भाभी और तुम्हारे पहले रिश्ते थे। सुधांशु एक गहरी सांस लेकर बोला, नित्या, यहाँ पर किसी टीवी सीरियल का ड्रामा नहीं चल रहा है जो मैं अपने एक्स से बदला लेने के लिए उसकी ननद से शादी करके उसे टॉर्चर करूँगा। रियल लाइफ है, जिसके मुताबिक मैं तुम्हें एक आशिक की तरह पसंद नहीं करता, दोस्त की तरह पसंद करता हूँ। जैसे मैं रिया को पसंद करता हूँ, अदिति को पसंद करता हूँ, बिल्कुल वैसा ही। नित्या आंखों में आंसू ले ध्रुवी की तरफ इशारा करके बोली, और इनका क्या? यह क्या तुम इन्हें प्यार करते हो? सुधांशु ध्रुवी को घूरते हुए नित्या से बोला, ये सिर्फ मेरे जीजाजी की बहन है। नित्या ध्रुवी के सामने आकर बोली, काफ़ी अच्छा नाटक किया था ना आपने। क्या कह रही थी कल? भगवान से प्रार्थना करोगे कि सुधांशु मेरा हो जाए? ये क्यों नहीं कहा कि भगवान से कि ये प्रार्थना करोगे कि सुधांशु से मेरी दोस्ती भी खत्म हो जाए? ध्रुवी नित्या के बात पर हैरानी से बोली, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया नित्या। नित्या ध्रुवी को धक्का देते हुए, झूठ, मीरा तमाशा बना रही हो आप। आपने कहा भगवान से प्रार्थना करोगे, आपसे किसने कहा सुधांशु से बात करने के लिए? सुधांशु ध्रुवी और नित्या के बीच में खड़ा होकर नित्या से बोला, ये क्या बदतमीजी है नित्या? ध्रुवी मुझसे तुम्हारे लिए बात कर रही है और तुम उसे बदतमीजी कर रही हो। आखिर बता दिया ना कि तुम्हारा नेचर कैसा है। नित्या गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, हो, मैं ऐसे ही हूँ। मुझे अपनी चीज़ों को किसी और के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन फिर भी जब मुझे पता चला कि तुम मीरा भाभी के एक्स हो, मैंने तुम्हें पसंद किया, लेकिन अब तुम किसी और का साथ दे रहे हो। सुधांशु नित्या को घूरते हुए बोला, मैं किसी का साथ नहीं दे रहा, मैं सही का साथ दे रहा हूँ। मैं तुम्हें लाइक नहीं करता। उसके बाद सुधांशु ध्रुवी की तरफ देखते हुए बोला, और तुम मेरे सामने ज़्यादा किसी की वकालत करने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं हो। अब निकलो दोनों मेरे कमरे से। नित्या सुधांशु की बात पर रोते हुए बोली, क्यों? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। सुधांशु उन दोनों को देखते हुए गहरी सांस लेकर खुद ही कमरे से बाहर चला जाता है। नित्या वहीं पर बैठकर रोने लगती है। ध्रुवी नित्या को रोता हुआ देखकर उसके कंधे पर हाथ रखती है, तो नित्या ध्रुवी के हाथ को झटकते हुए कहती है, चले जाओ यहाँ से, बहुत बुरी हो तुम, मुझे नहीं बात करनी तुमसे। ध्रुवी बिना नित्या की बात का कोई जवाब दिए कमरे से बाहर चली जाती। इधर मृत्युंजय नीचे आता है तो देखता है महक और कशिश साथ में फूलों की माला बना रहे थे। मृत्युंजय जल्दी से उन दोनों के पास जाकर कशिश से बोला, तुम मेरी बीवी से क्यों चिपक रहे हो? तो तुम भी जाकर मेरी बीवी से चिपक सकते हो, तुम्हें कौन मना कर रहा है? कशिश ने मृत्युंजय की तरफ देखते हुए कहा। मृत्युंजय कशिश के जवाब देते पर अपने दांत पीसते हुए बोला, देखो कशिश, सॉरी मृत्युंजय, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं माला बना रहा हूँ। कशिश ने माला को दिखाते हुए कहा। मृत्युंजय कशिश को घूरने के बाद महक से बोला, मुझसे तो बात नहीं कर रही हो, दो दिन हो गए, और इससे क्यों चिपक रही हो? कशिश मृत्युंजय की बात सुन महक की तरफ देखते हुए बोला, तुम मृत्युंजय से बात नहीं कर रही हो महक? महक अपना सिर हिला देती है, जिस पर कशिश कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए महक। मृत्युंजय कशिश की बात पर बोला, मैं भी इसे यही कह रहा था। कशिश मृत्युंजय की बात को इग्नोर कर महक से बोला, बल्कि मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा
इससे 2-3 साल के लिए बात मत करो और हो सके तो अपनी डिलीवरी के टाइम पर अपने मायके चली जाओ, वरना मेरे साथ मित्तल हाउस चलो। मेरी बीवी तुम्हारी सेवा में हाजिर रहेगी। मृत्युंजय कशिश की बात सुन उसे घूरते हुए बोला, जिस मित्तल हाउस के नाम पर फुदक रहे हो ना, उसे भी तुम्हारे नाम नहीं रहने दूंगा। महक मृत्युंजय की धमकी पर उसे घूरते हुए बोला, आप कभी नहीं सुधर सकते। कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ कभी नहीं सीधी होती। बिल्कुल आप भी वैसे ही हो। मृत्युंजय अपने दांत पीस कर बोला, मुझे इरिटेट करने के लिए तुम्हारा भाई पहले से है। तुम अपने भाई की तरह बनने की कोशिश मत करो। महक मृत्युंजय को घूरने के बाद इग्नोर करके कशिश की तरफ देखते हुए, वो सफ़ेद वाला फूल देना। मृत्युंजय महक के बात पर कशिश के उन फूलों को छूने से पहले ही खुद उठाकर महक को देते हुए बोला, मुझसे कहो ना, मैं तुम्हारा पति हूँ। महक, जो कि मृत्युंजय के नेचर को अच्छे से जानती थी, निराशा से अपनी गर्दन हिलाते हुए माला बनाने में फोकस करने लगी। वहीं सुधांशु गुस्से में नीचे आ महक के पास जाकर बोला, दीदी आई एम सॉरी, मैं यहाँ रुकना चाहता था, लेकिन अचानक इंस्टीट्यूट से कॉल आ गया, जिस कारण मुझे अपनी ट्रेनिंग में जाना होगा। मृत्युंजय सुधांशु के बात पर उसे देखते हुए बोला, ट्रेनिंग? किस चीज़ की ट्रेनिंग? सुधांशु मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोला, AFA की ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ। मृत्युंजय सुधांशु की बात सुन हैरान होते हुए बोला, अब ये मत कहना कि तुम पायलट बनने वाले हो। सुधांशु मृत्युंजय की बात पर बोला, क्यों, क्या मैं नहीं बन सकता? मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए बोला, बन सकते हो, तुम्हारे जैसे खड़ूस लोग ही तो बनते हैं। खुद के स्टेटस से मुझे मैच करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि मैं बिल्कुल खड़ूस नहीं हूँ। सुधांशु ने अपने दांत पीस कर कहा। मृत्युंजय सुधांशु के सामने खड़ा हो अलग एटीट्यूड में बोला, मेरे सामने अपना एटीट्यूड दिखाने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हें अपना पर्सनल को पायलट हायर कर सकता हूँ। सुधांशु अपना सिर हिलाते हुए बोले, मुझे पैसों से मतलब है, किसका चल रहा है उससे मतलब नहीं है। मृत्युंजय मुंह बनाकर बोला, नौसखियों के हाथ में भी बड़ी जिम्मेदारी नहीं देता। महक उन दोनों के वार के बीच में सुधांशु से बोली, सिद्धू, तुम तो कह रहे थे कि नवरात्रि के बाद जाने वाले, अचानक जाने का फैसला क्यों? सुधांशु कुछ देर चुप रहकर बोला, यही मुंबई में ही तो हूँ, जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी। मृत्युंजय सुधांशु की बात पर बोला, हाँ, पूछने की जरूरत नहीं है, जाओ, जो अच्छा लगे वही करो। सुधांशु मृत्युंजय को घूरते हुए बोला, मैं आपको ये बताने वाला था कि विप्लव के परसेंटेज इम्प्रूव हो चुके हैं, उस पर अच्छे से ध्यान दीजिए। क्या वो कोई नर्सरी का बच्चा है जिसे बैठाकर ABCD पढ़ाना पड़ेगा? मृत्युंजय ने सुधांशु को घूर कर कहा। सुधांशु निराशा से अपनी गर्दन हिलाकर महक से बोला, मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा, मेरे ड्रीम्स मुझे पूरे करने हैं, मुझे जाना है। महक कुछ देर शांत रहकर अपना सिर हिलाते हुए बोली, ठीक है, अपना ख्याल रखना और रोज मुझे फ़ोन करना। महक की बात पर सुधांशु उसे गले लगाकर थैंक यू कहता है और मृत्युंजय से गले लगाते हुए कहता है, मेरे आने तक जो रहता आपने फैला कर रखा है न, समेट लीजिएगा, वरना दीदी के हाथों चाबुक से कुटाई करवाऊंगा। इतना कहकर सुधांशु तिरछी मुस्कान के साथ मृत्युंजय से दूर होकर उन लोगों से इजाज़त ले सारंग विला से बाहर चला जाता है। मृत्युंजय जी भर के सुधांशु को कोसने के बाद महक की तरफ देखते हुए बोला, महक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। महक कशिश की तरफ देखते हुए बोले, आप जरा फूलों पर ध्यान दीजिए, मैं उनसे बात करके आती। इतना कहकर महक कमरे की तरफ चली जाती है। मृत्युंजय महक को जाता हुआ देख कशिश से बोला, पति पति होता है, समझे तुम? जिस पर कशिश बोला, तो मैंने कब कहा कि पति भाई होता है? तुम पागल की तरह बात क्यों कर रहे हो? निकलो यहाँ से। मृत्युंजय कशिश के पीठ पर मुक्का मारकर कमरे की तरफ चला जाता है। कशिश अपने पीठ को सहलाते हुए मृत्युंजय को मन में गाली देने के बाद फिर से फूलों का माला बनाने लगता है। इधर किचन में शोभित एप्रन पहनने सैंडविच बना रहा था और वहां पर विप्लव और अदिति टेबल पर बैठे हुए ताली बजा रहे। तभी वहां पर वैदिक आकर विप्लव से बोला, वापी भाई, क्या बना रहे हो? जिस पर विप्लव शोभित की तरफ इशारा करते हुए बोला, मैं नहीं बना रहा, ब्रो बना रहा है सैंडविच। उनको हाथों के सैंडविच में जादू है। वैदिक अपने होठों पर जीभ फिराते हुए बोला, मुझे भी खाना है। नीलिमा आते हुए बोले, बिल्कुल भी नहीं, पता नहीं क्या क्या डालकर बना रहे हैं, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो? विप्लव नीलिमा की बात पर बोला, चाची, कुछ भी ऐसी चीजें डालकर नहीं बना रहे हैं, बिना मतलब के मेरे भाई को बदनाम मत कीजिए। शोभित तो 2 सैंडविच लाकर अदिति और विप्लव को देते हुए बोला, तुम दोनों का सैंडविच, अब मुझे परेशान मत करना, क्योंकि मुझे ऑफिस जाना है। अदिति वैदिक की तरफ इशारा करते हुए शोभित से बोले, इन्हें भी खाना था, इनके लिए भी बना दो प्लीज।
नीलिमा अदिति की बात पर बोली, मैंने कहा ना वैदिक नहीं खाएगा, तुम लोग खाओ। अदिति नीलिमा की बात पर अपना सिर हिलाते हुए शोभित की तरफ देख प्यार से बोली, सीनियर। शोभित एप्रन निकालते हुए अदिति की तरफ देखता है तो अदिति कहती है, फ्रिज से सॉस निकाल कर दे दो ना प्लीज। शोभित 2 मिनट अदिति के घूरने के बाद फ्रिज से सॉस निकाल कर उन दोनों को देने के बाद बोला, जल्दी से खा लो फिर कॉलेज के लिए निकलो। जिस पर विप्लव खाते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, मैं 9 दिन तक यूनिवर्सिटी नहीं जाने वाला। शोभित अपनी आंखें छोटी करके बोला, 9 दिन तुम्हारा खाना पीना बंद करवा दूंगा मैं, इसलिए ज़्यादा मेरे सामने भक्त बनने की कोशिश मत करो। चुपचाप अपना नाश्ता कंप्लीट करो और यूनिवर्सिटी के लिए निकलो। विप्लव मुंह बनाते हुए बोला, सच में कभी कभी मॉम की आत्मा घुस जाती है इनके अंदर, राक्षस कहेंगे। शोभित उसे घूरने के बाद वैदिक की तरफ देखते हुए उसे काउंटर की तरफ इशारा करके वहां से चला जाता है। वैदिक नीलिमा की तरफ देखते हुए बोला, मॉम मेरा आईपैड नहीं मिल रहा था, आप जरा ढूंढ दोगी। नीलिमा वैदिक की बात पर अपना सिर हिलाकर उसके कमरे की तरफ चली जाती है। नीलिमा के जाते ही वैदिक काउंटर के पास आकर देखता है जिसमें प्लेट में ढककर सैंडविच रखा हुआ। वैदिक जल्दी से उसे उठाकर विप्लव और अदिति के साथ बैठकर खाने लगता है। इधर मृत्युंजय का कमरा, मृत्युंजय महक को दीवार से सटाकर उसके बिल्कुल करीब होकर खड़ा हुआ था। महक मुंह फुला मृत्युंजय को देखते हुए बोली, क्या हुआ। मृत्युंजय महक को देखते हुए बोला, मुझे इस तरह तो बेरुखी बिल्कुल नहीं पसंद महक, इसलिए सॉफ्ट टोन में बात करो। महक मृत्युंजय की बात पर बोली, तो आपको तो पता होना चाहिए ना, मैं आपसे नाराज हूँ। मृत्युंजय अपने दांत पीसते हुए बोला, महक मैं तुम्हें नहीं मनाने वाला, क्योंकि मेरी हैबिट नहीं है कि मैं किसी को मनाऊं। मृत्युंजय की बात पर महक उसे देखते हुए बोली, तो आपसे कौन कह रहा है मुझे मनाने के लिए, और वैसे भी मैं आपसे बात करूं चाहे मत कर, आप तो वही करोगे ना जो आपके मन में रहेगा। मृत्युंजय महक के चेहरे को पकड़कर बोला, तुम मुझसे इस तरीके से नाराज नहीं हो सकती, बहुत चाहता हूँ मैं तुम्हें और अपनी फैमिली को भी, और जो कुछ भी करता हूँ सबकी भलाई के लिए करता हूँ। महक अपना सिर हिलाकर मृत्युंजय को दूर करते हुए बोली, ठीक है अब मुझे नीचे जाने दीजिए क्योंकि नाश्ते का वक्त हो गया है। मृत्युंजय महक के होठों के करीब आते हुए बोला, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। महक मृत्युंजय को घूरने लगती है तो मृत्युंजय महक के होठों पर हल्का सा किस करके उससे दूर होते हुए कहता है, तुम नीचे जाओ मैं आता हूँ। महक अपने पैर पटकते हुए कमरे से बाहर चली जाती है। महक के जाने के बाद ध्रुवी कमरे का दरवाजा खटखटाती है, जिस पर मृत्युंजय उसे देखते हुए कहता, आ जाओ। ध्रुवी अंदर जाकर हल्का मुस्कुरा कर बोली, गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग तो मैं कह सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी गुड मॉर्निंग मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही है। मृत्युंजय ने फाइल निकालते हुए ध्रुवी से कहा। ध्रुवी मृत्युंजय की बात पर बोली, क्योंकि सुधांशु और मेरा झगड़ा हो गया। मृत्युंजय ध्रुवी के बात पर उसे घूरते हुए बोला, तुमसे कहा था ना मेरे साले से दूर रहना, जहर से भी जहरीली जुबान है उसकी। ध्रुवी हल्का मुस्कुरा कर बोले, आपको सुधांशु पसंद क्यों नहीं है। जिसके जवाब में मृत्युंजय बैठते हुए बोले, ऐसी बात नहीं है कि वो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मुझे वो लोग नहीं पसंद जो मेरे खिलाफ जाते हैं, और वो हमेशा मेरे खिलाफ ही खड़ा होता है, बाकी वो मेरी औलाद की तरह। ध्रुवी मृत्युंजय के सामने वाले सोफे पर बैठते हुए, आपको सुधांशु का नेचर कैसा लगता है। मृत्युंजय कुछ देर शांत रहकर बोला, मैंने कभी ये बात एक्सेप्ट नहीं की, लेकिन मैंने उसके साथ गलत किया है, मुझे उसे रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था। ध्रुवी मृत्युंजय की बात सुनकर बोले, मैं आपकी बात को समझ रही हूँ भाई, और नित्या सुधांशु को लाइक करती है। मृत्युंजय ध्रुवी को देखते हुए बोला, एक मिनट, कहीं तुम लोगों ने सुधांशु से इस बारे में बात तो नहीं किया है, इसलिए वो नवरात्रि को बीच में छोड़कर चला गया। ध्रुवी अपना सिर हिलाते हुए बोली, सुधांशु और मेरी बॉन्डिंग अच्छी थी इसलिए। मृत्युंजय ध्रुवी के बात को बीच में काटकर, उसकी बॉन्डिंग किसी के साथ अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि वो जिसे अपना समझता है उसे समझता है, वरना सभी उसके लिए पराए। ध्रुवी मृत्युंजय की बात पर बोली, भाई आप सुधांशु से बात करके देखो न, नित्या बहुत रो रही है क्योंकि सुधांशु उस पर चिल्ला कर चला गया। मृत्युंजय अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, मुझे नहीं पड़ना उसके पाले में। जिस पर ध्रुवी से देखते हुए बोली, क्या आप डरते हो सुधांशु से। मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करके बोले, मैं उस बच्चे से नहीं डरता, उसकी जुबान से डरता हूँ, कब क्या कह दे पता नहीं होता, और प्यार जबरदस्ती नहीं होता। आजकल के बच्चे ये नहीं समझते। ये सुन ध्रुवी मृत्युंजय को देखते हुए बोले, जबरदस्ती वाली बात नहीं है भाई, वो बहुत ज़्यादा उदास है। मृत्युंजय ध्रुवी को घूरते हुए बोला, हम किसी के दिल में किसी के लिए जबरदस्ती प्यार नहीं जगा सकते, तुम्हें बात समझ नहीं आ रही है क्या। बहस मत करो वरना चाचा जी को कॉल करके बोलूँगा, अब जाओ तुम यहाँ से।
ध्रुवी मृत्युंजय की सख्त आवाज पर आगे और कुछ नहीं कह पाती और चुपचाप कमरे से बाहर चली जाती है। ध्रुवी के जाने के बाद मृत्युंजय खुद से बोल, ऐसा क्या है उस सुधांशु में जो हर लड़की उसके पीछे पड़ी रहती है? कड़वी जुबान, खूबसूरत आंखें और चेहरे के अलावा और कुछ नहीं है। वैशाली अंदर आते हुए मृत्युंजय से बोली, टैलेंट है टैलेंट जो आप में नहीं है। मृत्युंजय वैशाली को घूरते हुए बोला, और तुम मेरे कमरे में क्या कर रही? हमको भी कोई शौक नहीं आपका दर्शन करने का, वो तो दीदी ने कहा इसलिए आ गए बुलाने के लिए। वैशाली ने तुनक कर जवाब दिया। मृत्युंजय वैशाली के बात पर उसे देखते हुए बोला, एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि सुधांशु में ऐसा क्या है जो लड़कियों से पसंद करती है? वैशाली सोफे पर बैठ अपने पैर पर पैर रखते हुए थोड़ा सोच कर बोले, आपको जलन तो नहीं होनी चाहिए, बट हम आपको बताना चाहते हैं सुधांशु गोरा चिट्टा हैंडसम स्लिम पर्सनैलिटी का टॉल लड़का है। आजकल के जनरेशन में लड़कियों को ऐसे लड़के ही पसंद आते हैं और सुधांशु को तो भगवान ने ब्यूटी विद ब्रेन दे दिया है, जिस कारण सभी लड़कियां उस पर मरती हैं। वैशाली की तारीफों को पुल को सुनकर मृत्युंजय उसे घूरते हुए बोला, निकलो तुम मेरे कमरे से। वैशाली ठीक से बैठते हुए बोली, अच्छा जलन हो रही है आपने साले से? हमको तो पहले से ही पता है आप एक नंबर के जलकुकरी आदमी हो। मृत्युंजय थोड़ी तेज आवाज में बोला, मैंने कहा जाओ तुम यहाँ से, और जलकुकरा नहीं हो तुम, हो जलनखोर औरत। वैशाली उठते हुए बोली, हाँ हाँ हम भी नहीं मर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, आप जैसे बागर बिल्ले से कौन ही बात करने को मरेगा, और हम आपको सिर्फ खाने के लिए बुलाने आए थे, काहे कि दीदी ने कहा था, वरना आप खाओ चाहे मत खाओ, मरो हमको का। इतना कहकर वैशाली पैर पटकते हुए कमरे से बाहर चली जाती। मृत्युंजय जाती हुई वैशाली को अपने गुस्से भरी आंखों से घूरते हुए, अगर मेरे घर के लोग तुमसे प्यार नहीं करते ना तो सच में तुम्हें घर से बाहर निकाल देता, जाहिल औरत। इतना कहते हुए मृत्युंजय मुंह बनाकर कमरे से बाहर चला जाता है। इधर शाम का वक्त छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक 29 साल का हैंडसम नौजवान, जिसने ब्लैक शर्ट के ऊपर में ब्लैक लेदर जैकेट, नीचे ब्लैक पैंट और पैरों में ब्लैक लेदर शूज पहन रखे थे और अपने बालों को पोनीटेल में बांध रखा था, एयरपोर्ट से बाहर आता है। उसके पीछे उसके लोग भी आ रहे थे। डेविड उस लड़की की तरफ देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ बोला, गुड इवनिंग हॉटी। ऋतिक डेविड को एक नज़र देखने के बाद बोला, तुम्हारा नेचर अभी भी नहीं बदला। डेविड ऋतिक की बात पर उसके पीछे खड़े सेल्वन से बोला, तुमने इसे गोवा के किसी बीच में मार कर दफन क्यों नहीं कर दिया? ऋतिक डेविड को घूरते हुए बोले, वैसे कभी कभी मैं अपना टेस्ट बदल देता हूँ। डेविड तिरछे मुस्कान के साथ बोला, लेकिन मेरी हैबिट बदल गई है, मुझे तो कोई और पसंद आ गई है, चलो फाइनली तुम एक आदमी तो बनो। ऋतिक ने एयरपोर्ट से बाहर जाते हुए कहा। डेविड जाते हुए ऋतिक को घूरने के बाद उसके पीछे आ जाते हैं और उनकी गाड़ी मुंबई के सड़कों पर दौड़ने लगती है। डेविड और ऋतिक जब गाड़ी की बात करते हुए फार्म हाउस की तरफ जाने लगते हैं कि उनके अगल बगल से दो गाड़ियां फुल स्पीड में जाती हैं, जिस कारण ड्राइवर का बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ जाता है। ऋतिक अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करके बोला, व्हाट द फक। ड्राइवर ऋतिक की बात पर जल्दी से बोला, आई एम सॉरी बॉस, कुछ बाइक राइडर्स रेस कर रहे हैं। ऋतिक ड्राइवर को घूरने के बाद कुछ नहीं कहता तो ड्राइवर फिर आगे बढ़ा देता। ऋतिक अभी भी उस बाइक के बारे में सोच रहा था कि उसकी नज़र एक खुले स्टेडियम पर जाती है, जहां पर काफ़ी सारे बाइक राइडर स्टंट कर रहे थे। ऋतिक दूर से उस बाइक को पहचान जाता है जो उसके बगल से होकर गुजरा था। ऋतिक उसे अपनी आंखों से बुरी तरीके से घूरते हुए बोला, मुझे वो बाइक राइडर चाहिए। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखिए, अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें।